ईरान और अमेरिका में आखिरकार मामला तय पा गए और ये एज़ाज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मिला कि उन्होंने पूरी दुनिया को ईरान और अमेरिका में एक अमन मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय की ख़बर दी। और इस मुआहदे में लेबनान भी शामिल है। आपको याद होगा, मैंने काफ़ी दिन पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर ईरान और अमेरिका में एक अमन मुआहदा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, और यकीनन अगर ये मुआहदा हकीकत बनता है तो इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा उठाने की बात जो है वो उस वक्त आएगी जब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अब जब से हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये दुनिया को ख़बर दी है कि ईरान और अमेरिका में जिनेवा में एक अमन मुआहदा तश्कील पाएगा और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, तो इसकी दुनिया भर में बड़ी पज़ीराई हुई है, इसका खैर मकदम किया जा रहा है और पाकिस्तान जो है उसका जो किरदार है उसकी भी तहसीन की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने ईरान और अमेरिका में तो मुफाहमत करवा दी, बड़ा अच्छा किया और इसका पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल दरामद करें, पाकिस्तान के अंदर भी कोई अमन व अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों के साथ बातचीत हो सकती है उनके साथ बातचीत कर लें। अब ये सवाल जो है ये क्यों उठाया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, बज़ाहिर तो इसके लिए कोई बड़ा हमें सियासी ख़तरा नज़र नहीं आता। इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा सियासी मुखालफ है इमरान खान, वो काफ़ी अरसे से जेल में है और उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चलाने में भी कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सूबों में जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो हुकूमत के लिए चैलेंज बन रहे थे, हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे, उन पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लग गई, बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी है उस पर पाबंदी लग गई, पंजाब में TLP पर पाबंदी लग गई और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ उसको निमटने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि वो जो भी हुकूमत पे तनकीद करता है या हुकूमत से कोई मुतालबात करता है तो उसको दबाने के लिए हुकूमत जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है। अब इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी तो सामने आना चाहिए था कि ताकत का जो इस्तेमाल है उसके नतीजे में अगर स्टेबिलिटी नज़र आए तो हम कह सकते हैं कि जनाब ताकत का इस्तेमाल सही हुआ है। आप देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTM पर पाबंदी लगी तो क्या वहाँ पे अमन कायम हो गया? बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदी लगी तो क्या बलूचिस्तान में अमन कायम हो गया? तो ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि अब आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई गई है और उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन भी हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, हुकूमत जो है वो कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रियासत को अपनी रिट भी कायम करनी है। तो ये हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी गई है उसके दरमियान जो भी मामला होता है वो बात की बात है। लेकिन आप देखें कि मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये जो मामला है इसको क्या रंग दिया गया और इससे आपके जो दुश्मन है वो कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के हामी जो हैं उनकी तरफ से जो कश्मीरी हैं, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनके बारे में बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू की जा रही है और इसी तरह जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सपोर्टर्स हैं और कुछ रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान की हुकूमत और उसके इदारों के बारे में काफ़ी काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। तो दोनों अतराफ़ जो हैं उनको देखना चाहिए कि वो जो कुछ भी बातें कर रहे हैं और जो कुछ भी बयानात दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं
उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हुकूमत के अंदर वो लोग जो ये समझते हैं कि जनाब रियासत की जो अमलदारी है, रियासत की जो रिट है, उसको चैलेंज किया गया है और हम जनाब ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं इनको सबक सिखाएंगे, उनको सिर्फ बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि थोड़ी सी तारीख़ पढ़ लें। मैंने पहले भी तारीख़ का जिक्र किया था, इनकी थोड़ी सी तारीख़ पढ़ लें। ये अगर आपको तासुर है कि जनाब ये लोग जो हैं ये पहली दफ़ा इन्होंने किसी के उकसाने पर, किसी साजिश के तहत, किसी बैरूनी हाथ जो है उसके कहने पर इन्होंने जनाब हुकूमती इदारे जो हैं उनकी रिट को चैलेंज किया है, तो प्लीज़ इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें। और बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हिस्ट्री जो है वो दोनों साइडों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं और ख़ास तौर पे जो पूंछ का इलाका है, ये जहाँ पे इस वक्त ज़्यादा गड़बड़ है, रावला कोट और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर ये पहली दफ़ा किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं हो रहा। यहाँ पर पहली दफ़ा नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एजिटेशन नहीं हो रहा। आप अगर माजी करीब में जाएं, मैं लंबी तारीख़ बयान नहीं करना चाहता, ये जो आज़ाद कश्मीर में जो पूंछ का इलाका है और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर 1927 में लोगों ने जो डोगरा हुकूमत थी उसने जो टैक्सों का निज़ाम था, जो टैक्स लगाए हुए थे, वो टैक्सों की वसूली के लिए जो चुंगियाँ थी, तो यहाँ के लोगों ने 1927 में वो चुंगियाँ जो हैं वो नज़र आतिश कर दी थी। एक सरदार फ़तेह खान करेलवी साहब थे, इस इलाके के एक लीडर थे जो पहली रियासत जम्मू कश्मीर की जो पहली असम्बली बनी थी उसके मेंबर थे। इस इलाके से पाकिस्तान बनने से पहले वो इस रियासती असम्बली के मेंबर थे। उन्होंने लीड किया था 1927 की जो तारीख थी, और उसकी जो अगर मज़ीद तफसील है, अगर आपने पढ़नी है, तो एक ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन है, उनका नाम है क्रिस्टोफर स्नेडन। ये क्रिस्टोफर स्नेडन की ये किताब है, किताब का नाम है कश्मीर दी अनरिटन हिस्ट्री। ये बड़ी अच्छी किताब है, इसको पढ़ लें अगर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं। ये मैंने इस किताब का हवाला इसलिए दिया है कि ये ना तो किसी पाकिस्तानी ने लिखी है, ना किसी इंडियन ने लिखी है, ना किसी कश्मीरी ने लिखी है, ये एक ऑस्ट्रेलियन ने लिखी है। इवन किसी अमेरिकन ने भी नहीं लिखी, किसी ब्रिटिश स्कॉलर ने भी नहीं लिखी, ये एक ऑस्ट्रेलियन ने लिखी है। तो ये अपनी इस किताब में ये बताता है कि ये जो इलाका है कि जिसको कि हम ये कहते हैं वेस्टर्न जम्मू प्रोविंस, ये जो माजी में ये इलाका है ये जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था, इसको हम वेस्टर्न जम्मू प्रोविंस कहते थे, जिसमें पूंछ भी शामिल था और मीरपुर भी इसमें शामिल था। तो ये कहता है जी कि ये इलाका जो है ये 47 से पहले बड़ा प्रो पाकिस्तान था, और उसकी वजह ये थी वेस्टर्न जम्मू प्रोविंस वर प्रो पाकिस्तान that Poonch Muslims and to at least extent Mirpur Muslims disliked Dogra rule. In the case of the Poonchis, their dislike apparently began in the 1830s and 40s when Gulab Singh militarily imposed Dogra rule on the Poonchis with much brutality. और उसके बाद उसने लिखा है कि इन्होंने डोगरा राज जो है उसने 5000 सुदन्स जो हैं मेंबर्स ऑफ द मेन ट्राइब ऑफ पूंछ वर स्लॉटर्ड। 5000 जो सुदन हैं उनका कत्लेआम किया गया। अब इनकी जो लड़ाई थी वो क्या थी? लड़ाई ये थी कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 1927 में इन्होंने जो चुंगियाँ थी डोगरा हुकूमत की, वो चुंगियाँ जला दी थी इन्होंने सरदार फ़तेह खान करेलवी की ज़ेर क़यादत। वो चुंगियाँ इसलिए जलाई थी
कि ये किताब में इसने बताया है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगाए हुए थे उसने। गाय पे भी टैक्स था, भैंस पे भी टैक्स था, बकरी पे भी टैक्स था, एक बकरी टैक्स था, फिर एक चूल्हा टैक्स था, जिस घर में भी चूल्हा था जिस पे आप खाना पकाते हैं उस पर भी टैक्स था, फिर वाइफ टैक्स भी था, यानी कि ये एक अजीबो-गरीब किस्म का टैक्स था जो डोगरा हुक्मरानों ने लगाया हुआ था कि अगर आपने शादी की हुई है और आपके घर में एक अदद बीवी है तो उस पर भी टैक्स था। और एक और टैक्स था जो उसने लिखा है, विडो टैक्स, 4 आना। विडो टैक्स था कि अगर कोई किसी घर में कोई बेवा है तो उसको भी 4 आने का टैक्स देना पड़ता था हर महीने का। तो इस किस्म के टैक्स लगाए हुए थे, तो इनके खिलाफ बगावत कर दी थी पूंछ के लोगों ने। और ये बहुत पहले की बात है, 47 से बहुत पहले की बात है।